टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रखकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ खास मेहमान होंगे। अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में और नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू लक्ष्मण जी। और मुकेश जी, मुझे पता चला कि आप कई सारे कर रहे हैं नवरात्रि और दिवाली का। अच्छा, नवरात्रि की तैयारी चल रही है आपकी? आपके यहाँ तो अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में तो काफी धूमधाम से मनाई जाती है। बिल्कुल, और फिर सब दिवाली की छुट्टियां मनाने जो चले जाएंगे विदेश प्रवास पर। अच्छा, तो विदेश प्रवास पर जाएंगे तो अच्छा आपने बताया, तो इस पे भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। इस पे विदेश प्रवास से क्या टैक्स का नाता रिश्ता, इस पे बातचीत करेंगे। तो दर्शकों को पहले बता दें कि शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो इस शो में हम आपको बताएंगे कि विदेश में खर्च करने या फिर कहें कि फॉरेन ट्रेवल पर पैसा जो खर्च हुआ है उस पर जो टीसीएस का नियम है वो लागू हो गया है। ये टीसीएस का नियम जो लागू हुआ है उसमें आप कैसे टीसीएस बचा सकते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे शो में आगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपके पैसे से पत्नी को अगर कोई कमाई हो रही है या फिर पत्नी को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उस पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, और यूलिप के सरेंडर करने के बाद जो रकम मिली है उस पर भी क्या देना होगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि चर्चा मुकेश जी ने छेड़ दी है कि नवरात्रि के बाद लोग प्रवास पे निकल जाते हैं, फॉरेन ट्रेवल पर जाते हैं और बहुत लोग वाकई छुट्टियों पे जाते हैं, न्यू ईयर की छुट्टी पे जाते हैं। तो मुकेश जी, जो टीसीएस का बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था बजट के बाद कि टीसीएस बढ़ा दिया गया, इसको शामिल कर लिया गया, उसको शामिल कर लिया गया, अब वो सारे हंगामे या फिर के वो सारे फरमान जो है 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई फॉरेन ट्रेवल पे जाता है तो उस पे ये टीसीएस के जो नए नियम हैं वो किस तरह से लागू होंगे, पहले तो ये बताइए, फिर आपसे पूछें कि बचाएं कैसे। बिल्कुल, इसको हम 2 हिस्सों में बांट दें लक्ष्मण जी। जैसे आपने बताया कि विदेश प्रवास का अगर हमें मजा लेना है तो टीसीएस की सजा न हो, इस पर हम फोकस करेंगे आज। कानून के दायरे में रहकर भी टीसीएस 0 रख के आप कैसे एक हीरो बन सकते हैं अपने फैमिली के लिए, उसकी भी बात आज करेंगे। तो बात ऐसी है कि ये बजट में जब विदेश प्रवास, पर्टिकुलरली जो सेक्शन 206C है, इसमें हर एक विदेश प्रवास नहीं पर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, ये वर्ड है। माना जो मोस्टली लोग ग्रुप ट्रैवल में टूर पैकेजेस लेके जाते हैं घूमने, यूरोप जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं और एजेंट को वो पूरा एक पैसा देते हैं। तो अब तक के जो नियम थे उसमें 5% का टीसीएस होता था। मान लीजिए आपने पैकेज में 5 लाख दिए तो 5% के हिसाब से 25,000 कटता था। अब बजट में तो ये सीधा उन्होंने 1 जुलाई से 20% कर दिया। तो काफी हंगामा हुआ, क्योंकि अगर ये 20% होता है तो इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक टू यू। इसलिए उसमें कुछ वित्त मंत्री ने फिर थोड़ा ढील करके ऐसा एक सुझाव दिया कि भाई 7 लाख तक जो कुछ होगा उस पर हम 5% रखेंगे टीसीएस, और 7 लाख से ज्यादा की जो अमाउंट होगी ऐसे कोई पैकेज में तो वो एक्सेस अमाउंट पर 20% का टीसीएस लगेगा। तो ये जो है ये नए नियम है लक्ष्मण जी। तो इसमें ये सीमा 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। मान लिया जो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर से पहले तक जिन लोगों ने खर्च किया और अब 1 अक्टूबर से जो खर्च करने जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह से दोनों को मिलाया जाए, कैसे इस 7 लाख की सीमा को कैसे देखा जाएगा? मैंने मिला के आपका ये जो टोटल प्रोविजन होगा वो तो 7 लाख का है। अब 7 लाख में मान लीजिए आपने आगे कोई लिमिट यूज कर ली है तो बाकी की लिमिट आपके लिए रहेगी। और 7 लाख तक भी 0% नहीं है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में याद रखिए 0 नहीं है, 5% है। समझ अब ये 7 लाख से बढ़ जाता है पूरे साल का तो वो एक्सेस अमाउंट पर 20% होगा लक्ष्मण जी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो टीसीएस की बात तो बता दी आपने कि अब डरा तो दिया लोगों को, अब बताइए कि टैक्स ग्रुप की जो खासियत है कि आखिर उस टीसीएस को बचाएं कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अभी ये टीसीएस को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जो कानूनी प्रावधान है उसको समझने की आवश्यकता है
कि 206 सी में टीसीएस किस पर कटता है। तो जैसे मैंने आगे बताया कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, अब उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या दी गई है ये सेक्शन में। उसमें ये कहा गया कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में जब कोई बंदा ओवरसीज ट्रैवल हॉलिडे के लिए या कोई भी पर्पस के लिए वो होटल एकोमोडेशन जिसमें फूड माना लॉजिंग बोर्डिंग का समावेश भी होता हो, उसको मिलाते हुए आपका जो ट्रैवल होता है इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जहां भी आप जाते हैं, वो ट्रैवल को भी मिला के और अन्य कोई खर्च है, मान लीजिए अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू योर टूर, ये सब कॉम्बो करके जब इसको आप पे करते हैं, इसको ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज कहा जाता है। और उसमें ये 7 लाख के 5% और उसके बाद 20% का नियम लागू पड़ता है। अब अगर मैं होशियार हूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई नाउ इंटरनेट वगैरह की सुविधा ऐसी है, आप अलग से ट्रैवल अपना करिए, टिकट्स बुक करिए, आप अलग से अपने होटल के बुकिंग्स करिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अलग जो खर्च करना है उसको करिए। तो ये अगर स्टैंड अलोन होता है तो इसमें कोई भी टीसीएस का प्रावधान नहीं लगेगा। और इसका क्लैरिफिकेशन 30 जून 2023 का सीबीडीटी का सर्कुलर जो आया था लक्ष्मण जी, इसमें बहुत क्लियर किया गया है। तो एक तो ये टिप है। दूसरा क्या है? दूसरी टिप ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, हाँ जी आप कुछ पूछना चाहते थे? मैंने कहा दूसरी टिप्स क्या है, संक्षिप्त में और बता सके। हाँ जी, दूसरा टिप जो है वो ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ये पूरे साल के 7 लाख की लिमिट एक कंसोलिडेटेड है, तो आपने मान लीजिए कोई एक केस में, फैमिली के एक मेंबर के केस में 7 लाख का कंज्यूम कर लिया है, ये स्टैंड अलोन नहीं, आप पैकेज में ही जाना चाहते हैं, तो ये जो 5% है वो हर एक शख्स के हिसाब से, माना आज फादर है, सन है, वाइफ है, तो 3 मेंबर्स हो गए, मान लीजिए उनका कुल विदेश प्रवास का खर्च होता है 15 लाख का, तो वो 5-5 लाख अगर करेंगे तो तीनों के केस में 5% के हिसाब से 25,000 कटेगा। तो वहां पे बचा अगर एक ही केस में करोगे तो वो 7 लाख की लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के बाद आप सीधा 20% के उसमें हिट में आ जाते हैं। ठीक। तीसरी आपकी टिप ये है लक्ष्मण जी कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज है, कोई अपने प्रवास के लिए जो करते हैं, कई बार क्या होता है आप वो फॉरेक्स है वो अपने एजेंट को ही देते हैं एज पार्ट ऑफ द पैकेज। अगर पार्ट ऑफ द पैकेज देते हैं तो ये जो आपका एलआरएस का लिमिट है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का, तो वो एलआरएस की लिमिट के दायरे में वो जो आपका है वो गिना जाता है। अब एलआरएस पैकेज में देने से वो टूर पैकेज में चला जाएगा। आप अलग से फॉरेक्स जो अगर खर्च करेंगे तो दैट विल बी अ सेपरेट थिंग, और फॉरेक्स के लिए भी 7 लाख की लिमिट है। तो अगर मैं होशियार हूं तो मैं क्या करूंगा, विदेश प्रवास का खर्च अलग रखूंगा पैकेज का, और फॉरेक्स का मैं एलआरएस की लिमिट जो मेरी 7 लाख की अलग लिमिट है उसका मैं पूरा फायदा दूंगा। तो सम स्मार्ट प्लानिंग एंड यू कैन मेक अ 0 टीसीएस। बिल्कुल, अगर आप भी जाना चाहते हैं फॉरेन ट्रेवल पे तो आप टीसीएस के नए नियम से डरिए नहीं, बल्कि उस टीसीएस के नए नियम का सामना करिए, और जो टिप्स इन्होंने बताया है उस टिप्स के जरिए आप अच्छा खासा अपना टैक्स बचा सकते हैं। एक सवाल आया है मुकेश जी, इसी से जुड़ा हुआ लगभग, हालांकि फॉरेन ट्रेवल का नहीं है, ये हसीन जी का है। ये ब्रिटेन से इन्होंने ईमेल भेजा है। इस ईमेल के जरिए इन्होंने कहा है कि भारत के एसबीआई यूके में इनका एनआरई सेविंग अकाउंट है। क्या एनआरई यूके रेजिडेंट द्वारा एनआरई सेविंग में एनआरई रिपेट्रेशन पर 5% टीसीएस लागू होता है क्या? क्योंकि यूके रेमिटेंस के लिए ऑनलाइन बैंक फॉर्म 5% टीसीएस चार्ज कर रहा है, तो ये सही है क्या ऐसा चार्ज करना? मेरे इसमें विचार भी नहीं है। मेरा फर्म कन्विक्शन है लक्ष्मण जी कि ये जो बैंक, अगर हसीन जी की बैंक ये 5% का टीसीएस उनके एनआरई या इवन एनआरओ अकाउंट के रेमिटेंस में से काट रही है तो वो सरासर गलत कर रही है, क्योंकि सेक्शन 206 सी में
जो टीसीएस काटने का प्रावधान है वो रेसिडेंट्स द्वारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख से ज्यादा ओवरसीज का रेमिटेंस करते हैं तो ही ये प्रोविजन लागू होता है। चलिए, तो मैं अब एनआरआई के केस में एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट से आप करते हैं उसमें 1 रुपये का भी टीसीएस नहीं लग सकता है। ये हसीन जी और बाकी एनआरआईज अपने बैंक के साथ बिल्कुल कड़क एक एटीट्यूड अपना लेके पक्ष वो रख लड़ भी सकते सकते हैं। बिल्कुल। तो हसीन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना पक्ष बैंक के सामने रख सकते हैं। चूंकि ये गलत है तो बैंक गलत काम तो करेगा नहीं, तो हो सकता है किसी गलत फहमी में ये वसूला जा रहा हो तो आपको वापस मिल सकता है। अब चलते हैं पुणे, जहां से एक सवाल आया नामदेव नवाले जी का। नामदेव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बताएं क्या सवाल आपके पास? हेलो पटेल साहब नमस्ते। यस, बताएं क्या सवाल आपका? हाँ नमस्ते जी नामदेव जी, नमस्ते। हाँ लक्ष्मण जी नमस्ते। जी और आप इतना इंफॉर्मेटिव शो चलाते हैं, जी जी इसके लिए आपके आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैंने आईपीओ में मिले शेयर्स बेचे हैं। हाँ हाँ और उसमें मेरा शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है। हाँ लेकिन एआईएस में हाँ शेयर की एक्विजिशन कॉस्ट 0 दिखाकर हाँ फुल कंसिडरेशन शॉर्ट टर्म गेन दिखाया है। हाँ। तो क्या ये सही है? जी मुकेश जी, क्या सुझाव है? देखिए, ये जो हाँ बिल्कुल सेक्शन 112A जो है, जो नए नियम के आधार से आपका एसटीटी पेड जब शेयर्स आप एक्वायर करते हैं तो ऐसे शेयर्स के केस में आपको ये जो 10% का कंसेशनल रेट का फायदा मिलता है और ग्रैंडफादरिंग वगैरह के नियम तो आपको मालूम है। उसके लिए ये एक कंडीशन है कि आपने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं उस पर एसटीटी भरा जाना चाहिए। अब ये प्रावधान जब 2018 में आया तब इसके बाद सीबीडीटी को काफी एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करके अक्टूबर 2018 में एक डिटेल्ड सर्कुलर उन्होंने जारी किया, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आईपीओ है, एफपीओ है, किसी को बोनस या राइट शेयर्स मिले हैं, इसमें तो आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट होता है, तो उसमें आपका ये जो हम कहते हैं कि एसटीटी, तो एसटीटी कटने का सवाल ही नहीं है। तो सवाल ये होता है कि अगर एसटीटी नहीं कटा हुआ है तो आपको ये स्पेशल प्रोविजंस ऑफ 112A का फायदा मिलेगा या नहीं। दैट इज व्हाई द बोर्ड सर्कुलर सेज कि ये सब केसेस में, और इसके अलावा भी सेक्शन 47 में जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है, जैसे गिफ्ट है, वसीयत है, ऐसे केसेस में आपने शेयर्स एक्वायर किए हैं, आपने तो एसटीटी भरा नहीं है पर आपको पूरा फायदा 112A का, जैसे 1 लाख का एग्जम्पशन है, 10% का कंसेशनल रेट है, ये सब फायदे आपको मिलेंगे, वो बरकरार है, इसलिए फिक्र मत करिए। बिल्कुल नामदेव जी, निश्चिंत हो जाइए, आपको सारे फायदे मिलेंगे। और कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि पत्नी को दिए गए रेम्यूनरेशन पर क्या देना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब लोगों के सवाल है, इससे पहले एक मुद्दा जो कई बार पूछते हैं अधिकांश दर्शक, वो ये है कि कई लोग अपनी पत्नी को रेम्यूनरेशन देते हैं, तो अब उस रेम्यूनरेशन पर भी टैक्स की देनदारी बनती है क्या, या फिर क्लबिंग का प्रोविजन लागू होता है? ये पहले समझ लेते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, क्या है नियम? लक्ष्मण जी, आपने जो क्लबिंग प्रोविजन का जिक्र किया, आम तौर से तो जब हस्बैंड अपने वाइफ को कोई गिफ्ट देता है तो उसमें से जो इनकम होती है वो इनकम हस्बैंड के इनकम के साथ क्लब होती है। अब ऐसा ही नियम एक ये है, आम तौर से अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को रेम्यूनरेशन या कोई भी ऐसा बेनिफिट दिया बाय वे ऑफ पार्टनरशिप एक्सेट्रा, या तो कोई कंसर्न जहां हस्बैंड का 20% से ज्यादा, जिसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कहते हैं, वो है, तो उस केस में भी अगर वाइफ को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो वो हस्बैंड की इनकम में क्लब होता है। अच्छा। अब ये जनरल रूल है, पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये हमारे दर्शक जाने वो जरूरी है, क्योंकि
अगर कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, नॉलेज या एक्सपीरियंस के कारण अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को रेम्यूनरेशन दे, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या तो हस्बैंड के बिजनेस में वाइफ कुछ एक्टिव हेल्प करती है, मान लीजिए वाइफ एक ऐसे केस में क्या शिक्षित होगा? है तो अपने हस्बैंड के ऑफिस में रिसेप्शन में भी कुछ काम कर सकती है, तो ये सब जो देते हैं उस पर ये क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा, ये प्रावधान है ये आपने काफी अच्छा फाइन प्रिंट्स बताया, क्लबिंग के प्रोविजन कहाँ लागू नहीं होगा, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हैदराबाद, जहां से AK वाधवा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वाधवा साहब नमस्कार। सर, वैसे तो मेरा पहला प्रश्न है, ये फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं 20-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा देखता हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने एक आउटर हैदराबाद में लिया था, उसका रजिस्टर्ड अमाउंट, एग्रीमेंट अमाउंट तो 21 लाख था, बाकी कुछ जो है कैश में हुआ था। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि हमको बिल्डर ने तो ये नहीं कहा कि आप इसमें से अमाउंट में से 1% TDS काट के गवर्नमेंट को जराओ, हमें पता नहीं था। हम हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन हैं, तो उसके बाद में मतलब अब क्या किया जाए उसका, कि पता चला कि ये TDS 1% काट लेना चाहिए था और गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए था। ठीक है, तो आज आप क्या कर सकते हैं? मुकेश जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, क्या सुझाव है वाधवा साहब के लिए? तो वाधवा जी आप फिक्र मत करिए, इसके लिए कानून में एक बिल्कुल सचोट इसका उपाय भी है, और ये कहा गया है कि बिल्डर ने अगर अपनी टैक्स की जिम्मेवारी अदा की है, और उसने की ही होगी क्योंकि ये 1% का जो होता है TDS, वो तो इट्स वेरी स्मॉल प्रोविजन, उसको जो इनकम हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर वो आपको एक फॉर्म 26A में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट देता है कि भाई ये जो रकम आपने उसको चुकाई है उस पर उसने अपनी टैक्स की जिम्मेवारी अदा कर दी है, तो आपको कसूरवार नहीं माना जाएगा, क्योंकि दो लोगों से टैक्स वसूल करने का कोई पर्पस नहीं है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये फॉर्म 26A लेके आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त। ये फॉर्म 26A तो बाद में सहूलियत के लिए लाया गया, पर उसके पहले भी आपके केस में आपके लिए एक रीजनेबल कॉस्ट था, आपने गलती की है, इसका टेंशन मत करिएगा। चलिए वाधवा साहब, कोई टेंशन मत लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत हो आगे चल के तो आप टैक्स गुरु से संपर्क करिएगा, हम लोग आपकी समस्या को सुलझाएंगे। चलते हैं भोपाल, जहां से RD महेश्वरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश्वरी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? मैं सुपर सिटीजन हो गया हूँ अब 11 जुलाई 23 को। 80 साल की उम्र हो चुकी है। 80 वर्ष। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताएं। 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है। 80 वर्ष की उम्र हो चुकी है मेरी। अब मैं सुपर सिटीजन हो गया हूँ, तो मुझे टैक्स छूट पुराने में तो मिलती थी मुझे अभी तक 87A में 87A की छूट मिलती थी पुराने रिजिम में, लेकिन नए में नहीं, शायद बताया कि नए में नहीं मिलती, और इसमें पुराने में भी अब नहीं मिलेगी ऐसा बताया गया। तो क्या यह सही है कि नहीं मिलेगी अब छूट मुझे सुपर सिटीजन होने के कारण? मुकेश जी। हाँ महेश्वरी जी, आप पहले तो चिंता मुक्त हो जाइए। हालांकि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की जो एनहांस्ड एग्जम्पशन लिमिट्स थी 3 लाख और 5 लाख, वो नए IT सिस्टम में नहीं है, क्योंकि अब तो 3 लाख तो बेसिक एग्जम्पशन हो गया और सीनियर सिटीजन का, सुपर सीनियर का अलग उन्होंने स्टेटस नहीं रखा है। पर 87A का जो रिबेट है उसका फायदा बरकरार रखा गया है। इनफैक्ट पुराने में आपको वो 5 लाख की लिमिट में मिलता था, अब नई स्कीम में 7 लाख रुपए तक आपको, अगर इनकम उससे कम है तो आपको कोई भी, और पेंशन के साथ 7.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, और विल डेफिनेटली बी अवेलेबल। बिल्कुल वो छूट आपको मिलती रही, कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं जल्द। पुणे से मंदार जोशी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोशी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास?
मेरे पास एक यूलिप पॉलिसी था जो कि ऑलमोस्ट मेरा मतलब पीरियड खत्म होने वाला था, तो अभी मैंने उसको सरेंडर कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस यूलिप है तो 1010D के इसमें उसका टैक्सेबल नहीं रहता है अमाउंट, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके ऊपर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था एक्चुअली कि वेदर द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड एज अ फुल पेमेंट इज टैक्सेबल और नॉट, और अगर जब मैं इनकम टैक्स का फॉर्म भरूंगा तो उसको मैं किस हेडिंग के अंडर दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। मदार जी, आपने 2006 में ये पॉलिसी ली थी, 2023 में आप ये सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि 17 साल आपने ये पॉलिसी रखी है, तो आपका वेरी ऑब्वियस है कि आपको सेक्शन 1010D में ये आप एग्जम्पशन जो है, आपका जो भी मैच्योरिटी का आपको पैसा अभी मिला हुआ है वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इफ एट ऑल ऐसे कोई केसेस में जहां टैक्स भी भरना होता है, द प्रोविजन इज कि इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के उस पर जो भी प्रावधान 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो उस पर 20% और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ टैक्स लगेगा। आपके केस में 1010D में ये एग्जम्प्ट है। चलिए, तो आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इस पे ये छूट भी ले सकते हैं। और मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बहुत ही बारीकी से और विस्तार से जवाब देने के लिए। दर्शकों से ये कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे टैक्स गुरु से जुड़ा हुआ सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जब आप सवाल भेजते हैं तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज।